हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, कल जो आप सभी का इकोनॉमिक्स का यानी कि अर्थशास्त्र का टेस्ट एग्जाम है, आज का वीडियो कल वाले टेस्ट पर ही आधारित होने वाला है। मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब जो है कि कल जो आप सभी का इकोनॉमिक्स का टेस्ट एग्जाम है 29/5/2024 को, आज के वीडियो में हम सब ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे इकोनॉमिक्स का, जो आप सभी को कल देखने के लिए अवश्य मिलेगा। मैं 100% लिख के देता हूँ, आप सभी 100 में 100 टिक मार के अवश्य आओगे। इसलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सब कल वाले टेस्ट एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, क्लास को बीच से स्किप करके मत जाइएगा। और एक बात आप सब अपने प्यारे हाथों से अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, ताकि उन बेचारे लोगों का भी कुछ फायदा हो सके। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात और कवर करा देना चाहता हूं। मैं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, सभी क्लास को शुरू करते हैं। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भारत में कब स्थापित हुई? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भारत में कब स्थापित हुई? ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का सबसे पहला ऑप्शन है 1948 ईस्वी में, और दूसरा ऑप्शन है 1950 ईस्वी में, और तीसरा ऑप्शन 1952 को, चौथा ऑप्शन 1960 को। ठीक है, ईस्वी लगा हुआ है, मैं 60 को बोल दिया, आप सभी समझ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे पहला, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भारत में कब स्थापित हुई? ठीक है, किनको किनको इनका करेक्ट आंसर मालूम है, यानी कि सही आंसर मालूम है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ठीक है, एक मिनट सही कर देता हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भारत में कब स्थापित हुई? ठीक है, एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितने भी बच्चे बता रहे हो सबका राइट आंसर 1952 ईस्वी को। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट हमारे प्यारे भारत में कब स्थापित हुई थी? 1952 ईस्वी को स्थापित हुई थी। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, क्योंकि 29/5/2024 यानी कि कल के लिए इतना ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन होने वाला है, मुझे खुद पता नहीं है। ठीक है, इसलिए बोलता हूं ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देख लो, अन्यथा बाद में पछताओगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 2 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या 2 नंबर में, क्वेश्चन है 2 नंबर में, स्थापन्य। ठीक है, स्थापन्य वस्तुओं के लिए मांग की लोच होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 2 नंबर में, क्वेश्चन है, अगर मैं ज्यादा से व्याख्या करके समझाने लगूं तो वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, वैसे मेरा वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाता है क्वेश्चन को 2-4 बार बोलने के वजह से। ठीक है, क्वेश्चन है 2 नंबर में, स्थापन्य वस्तुओं के लिए मांग की लोच होती है। ठीक है, शून्य या फिर धनात्मक या फिर ऋणात्मक या फिर हमेशा इकाई के से कम। ठीक है, चौथा ऑप्शन है हमेशा इकाई से कम। ठीक है, क्वेश्चन है 2 नंबर में, स्थापन्न वस्तुओं के लिए मांग की लोच होती है। ठीक है, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी धनात्मक। ठीक है, 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी धनात्मक होती है। ठीक है, स्थापन्न वस्तुओं के लिए मांग की लोच हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं सभी 3 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखो क्वेश्चन को। ठीक है, मेरा आवाज थोड़ा सा आप सभी को भारी लग रहा होगा, इसका वजह जो है मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब है। ठीक है, क्वेश्चन है 3 नंबर में, बीमा क्षेत्र में, ठीक है, बीमा क्षेत्र में 2021 से लेकर 2022 के बजट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हिस्सेदारी की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी प्रस्तावित हुई? ठीक है, या फिर कितनी प्रतिशत कर दी गई? ठीक है, क्वेश्चन है 3 नंबर में, बीमा क्षेत्र में, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखो, बीमा क्षेत्र में 2021 से लेकर के 2022 के बजट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हिस्सेदारी की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी प्रस्तावित हुई? आप सभी को दे सकता है एग्जाम में, या फिर कितनी प्रतिशत हो गई ये भी दे सकता है। ठीक है, अब बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 51% या फिर 52% या फिर 74% या फिर 84%। ठीक है, क्वेश्चन है, बीमा क्षेत्र में 2021-2022 के बजट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हिस्सेदारी की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी प्रस्तावित हो गई? ठीक है, बताओ 3 का राइट आंसर क्या होगा? 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सबका राइट आंसर है 74%। ठीक है, यानी कि 74%। ठीक है, 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 74%। ठीक है, आप सभी समझ गए। अब देखो 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, निम्न में कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन क्या 4 नंबर में क्वेश्चन है, निम्न में कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है? उत्पाद शुल्क या फिर संपत्ति कर या फिर सीमा शुल्क या फिर सेवा कर? बताओ मेरे शेर एवं शेरनियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन का रहा है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखा करो। ठीक है, पहले क्वेश्चन क्या करा, पहले क्वेश्चन को समझोगे, उसके बाद ही दिमाग में आंसर आएगा ना। ठीक है, इसलिए बोलता हूं पहले क्वेश्चन को समझा करो। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्न में कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है? ठीक है, यहां पर अप्रत्यक्ष बोला जा रहा है। ठीक है, यहां पर अप्रत्यक्ष बोला जा रहा है, ना कि प्रत्यक्ष बोला जा रहा है। ठीक है, यही सब आप सभी को देखने के लिए बोलते हैं हम। ठीक है, निम्न में कौन अप्रत्यक्ष का कर नहीं है? ठीक है, बताओ 4 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संपत्ति कर। ठीक है, संपत्ति कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, इन 4 ऑप्शनों में संपत्ति कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ते हैं सभी 5 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या 5 नंबर में, क्वेश्चन है, विद्यमान पूंजी स्टॉक
स्टॉक में, ठीक है, विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट फूट का समायोजन क्यों किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 5 नंबर में क्वेश्चन है, विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट फूट का समायोजन क्यों किया जाता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है हिंदी स्टॉक में अभिवृद्धि के लिए, ठीक है, हिंदी स्टॉक में अभिवृद्धि के लिए। और दूसरा ऑप्शन है पुरानी मशीन को कोई नई मशीन से प्रतिस्थापना करने के लिए। और तीसरा ऑप्शन है धारित पूंजी स्टॉक को बचाने के लिए, ठीक है। और चलो चौथा ऑप्शन भी हम सभी देख लेते हैं, ठीक है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। हम सभी फिर से देखेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन काटा था 5 5 नंबर में क्वेश्चन काटा था विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट फूट का समायोजन क्यों किया जाता है, ठीक है। बता सकते हो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है, विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट फूट का समायोजन क्यों किया जाता है, ठीक है। बताओ 5 का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धारती, ठीक है, धारित पूंजी स्टॉक को बचाने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक होता है पढ़ने में, ठीक है, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा भी हार्ड सब्जेक्ट होता है, ठीक है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धारित पूंजी स्टॉक को बचाने के लिए, ठीक है। विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट फूट का समायोजन क्यों किया जाता है, क्योंकि धारित पूंजी स्टॉक को बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक देखो, कॉपी में नोट कर जाओ या फिर आप सभी वीडियो आवाज को रिकॉर्डिंग कर लो, ठीक है। कल एग्जाम में जाकर के लिख देना, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत करना, ये चीटिंग हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक समझोगे, उसके बाद आंसर आप सभी को याद आ जाएगा, ठीक है। कल एग्जाम देने से पहले आप सभी का फर्स्ट सिटिंग है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। एग्जाम देने से पहले एक बार वीडियो को फिर से देख लेना ताकि आप सभी का सारा डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन है 6 नंबर में वस्तुओं एवं सेवाओं को, ठीक है, वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में निरंतर गिरावट को क्या कहा जाता है, ठीक है। देखो मैं फिर से बता देता हूं, बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि मेरी टीम बोल रही थी सर ये क्वेश्चन छाटने में इतना मेहनत लगा है, मुझे खुद पसीना से मैं लथपथ हो गया था, ठीक है। मेरी टीम बोल रही थी सर इस क्वेश्चन को मुझे छाटने में इतना समय लगा है, मैं तो मान लो उसको बोल रहा था 5 बजे से लेकर के करीब 9 बज गया उसको क्वेश्चन छाटते, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे कल पूछेगा वही क्वेश्चन छाटेगा ना, फालतू क्वेश्चन क्यों छाटेगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 नंबर में वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में निरंतर गिरावट को क्या कहा जाता है, ठीक है। स्फीति, ठीक है, स्फीति, यहाँ पर प्रीति मत समझना, स्फीति है फर्सी का तर्सी का स्फीति, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है विस्फीति, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है विस्फीति। और तीसरा ऑप्शन है मुद्रा फिनीतिजक मंदी, चौथा ऑप्शन है मंदी, सिर्फ मंदी चौथा ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, ठीक है। शब्द थोड़ा सा बड़ा है, इससे आप सभी घबराओ बिल्कुल भी मत, ठीक है। शब्द से कुछ लेना देना नहीं है, ध्यानपूर्वक देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 नंबर में वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में निरंतर गिरावट को क्या कहा जाता है, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विस्फीति, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है विस्फीति, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है विस्फीति। वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत में कीमत स्तर में निरंतर गिरावट को क्या कहा जाता है, विस्फीति कहा जाता है, ठीक है। अब देखो 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एकदम एक मिनट देखो 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 7 नंबर में निम्न में से कौन वस्तु सेवा कर, जिसे हम सभी जीएसटी बोलते हैं, आप सभी जीएसटी का नाम सुने होंगे, ठीक है, जिसमें सरकार टैक्स लगाती है, ठीक है। क्वेश्चन 7 नंबर में निम्न में से कौन वस्तु सेवा कर यानी कि जीएसटी के दायरे से बाहर है, ठीक है। जीएसटी मतलब इन चारों ऑप्शनों में ऐसा कौन कर है जिसमें जीएसटी नहीं लगता है। इस क्वेश्चन का साफ साफ कहने का मतलब यही है, इस क्वेश्चन में मतलब इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगता, ठीक है। जैसे आप सभी तंबाकू खाते हो, कुछ कोई नहीं खाता है, कोई अगरबत्ती बिस्कुट जितना भी सामान आता है सब पे जीएसटी लगा हुआ होता है सरकार के द्वारा, ठीक है। बताओ 7 का राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन वस्तु सेवा कर, 7 नंबर में क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वस्तु सेवा कर जीएसटी के दायरे से बाहर है, ठीक है। देखो सबसे पहला ऑप्शन है दस्तकारी, ठीक है, दस्तकारी। और दूसरा ऑप्शन है कृषि उत्पाद, और तीसरा ऑप्शन है रत्न और जेवर, चौथा ऑप्शन है पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है। पेट्रोलियम उत्पाद पर बिल्कुल भी टिक मत मारना, ठीक है, क्योंकि ये पेट्रोल तो दूसरे शहर से आता है, इसमें तो 100% जीएसटी लगता होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 7 नंबर में, क्वेश्चन क्या है 7 नंबर में क्वेश्चन है निम्न में से कौन वस्तु सेवा कर जीएसटी के दायरे से बाहर है, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है। मैंने आप सभी को इधर उधर भटकाने के लिए ऐसा बोला था, ठीक है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है। निम्न में से कौन वस्तु सेवा कर जीएसटी के दायरे से बाहर है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है। अब देखो 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 नंबर में न्यून मांग को सुधारने के लिए, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखो क्वेश्चन का है न्यून मांग को सुधारने का, ठीक है, न्यून मांग को सुधारने का राजकोषीय उपाय क्या है, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों में न्यून मांग को सुधारने का राजकोषीय उपाय क्या है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है हीनार्थ प्रबंधन, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है हीनार्थ प्रबंधन। और दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक ऋण में कमी, और तीसरा ऑप्शन है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और करों में कमी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और करों में कमी, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ठीक है। उपयुक्त सभी नहीं होगा, लेकिन ध्यानपूर्वक देखो मैं फिर से बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन 8 नंबर में
न्यून मांग को सुधारने के लिए, ठीक है। यहाँ पर न्यून बोला जा रहा है, ठीक है, नमक नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर न्यून बोला जा रहा है, ठीक है। न्यून मांग को सुधारने का राजकोषीय उपाय क्या है, ठीक है। पता 8 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 8 का राइट आंसर क्या होगा, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। न्यून मांग को सुधारने का राजकोषीय उपाय है हीनार्थ प्रबंधन, ये भी उसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक ऋण में कमी, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और करों में कमी, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सभी को फाइनल एग्जाम में या फिर कल वाला एग्जाम जो टेस्ट का एग्जाम है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का जो टेस्ट का एग्जाम है, अगर आप सभी को जहां पर भी लास्ट में ऑप्शन दिखाई दे उपयुक्त सभी, उसमें ज्यादा मत पढ़ना वढ़ना मत, कुछ भी वहां पर पढ़ना वढ़ना मत, एकदम बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में टिक मार देना, ठीक है। क्योंकि आप सभी को भड़काने के लिए ऐसा आवाज बोला जा सकता है, ठीक है। एग्जाम में आप सभी को टीचर भी इस तरह से बताएंगे, जैसे हमेशा मैंने आप सभी को यहाँ पर कंफ्यूज करने का उपाय बताया, ठीक है। मैंने आप सभी को यहाँ पर कंफ्यूज करने का उपाय बताया, यहाँ पर टिक बिल्कुल भी मत मारना, ठीक है। लेकिन 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। न्यून मांग को सुधारने का राजकोषीय उपाय है हीनार्थ प्रबंधन और सार्वजनिक ऋण में कमी, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और करों में कमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 नंबर में जब औसत लागत गिरती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जब औसत लागत गिरती है तब निम्न में से कौन पदबंध सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है जब औसत लागत गिरती है तब निम्न में से कौन पदबंध सत्य है। AC बराबर है MC, या फिर AC एट देट कोमा MC, या फिर AC एट देट उल्टा कोमा MC, या फिर इनमें से बिल्कुल कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में जब औसत लागत गिरती है, आप सभी को ये सब क्वेश्चन हर हाल में देखने के लिए मिलेगा कल, ठीक है। हर हाल में ये क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जब औसत लागत गिरती है तब निम्न में से कौन पदबंध सत्य है, ठीक है। अभी क्वेश्चन को याद मत करो, एकदम घोर के पीते जाओ, क्वेश्चन को रट लो, ठीक है। एकदम क्वेश्चन को रट लो। जब औसत लागत गिरती है तब निम्न में कौन पदबंध सत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है AC इनवाइटेड कोमा MC, ठीक है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी AC इनवाइटेड कोमा MC हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 10 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 10 नंबर में मंदी में कौन सा बजट वांछनीय नहीं है, ठीक है, वांछनीय है, ठीक है। क्वेश्चन 10 नंबर में मंदी में कौन सा बजट वांछनीय है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है अतिरेक बजट, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है अतिरेक बजट, और दूसरा ऑप्शन है घाटे का बजट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है घाटे का बजट, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घाटे का बजट, ठीक है। मंदी में कौन सा बजट वांछनीय है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, घाटे का बजट, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने से ही इसका आंसर मुझे पता चल गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, घाटे का बजट, ठीक है। मंदी में कौन सा बजट वांछनीय है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, घाटे का बजट, ठीक है। अब देखो 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है। एक मिनट थोड़ा सा डेस्कटॉप के प्रॉब्लम से ऐसा हो जाता है, ठीक है। डेस्कटॉप मेरा छोटा है ना, इसलिए ऐसा हो जाता है, लेकिन आप सभी घबराओ मत, मैं आप सभी को सारा क्वेश्चन कवर कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन का 11 नंबर में देखो क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत खाता की मंदी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या 11 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत खाता की मंदी है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष विदेशी विनिवेश, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष विदेशी विनिवेश, और दूसरा ऑप्शन है सरकारी लेन देन, तीसरा ऑप्शन है निजी लेन देन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 11 नंबर में निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत खाता की मंदे हैं, ठीक है। 11 का राइट आंसर क्या होगा, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष विदेशी विनिवेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है प्रत्यक्ष विदेशी विनिवेश हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत खाता की मंदे हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है प्रत्यक्ष विदेशी विनिवेश, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखते जाओ, या फिर आप सभी वीडियो का आप सभी को वीडियो का टेलीग्राम का लिंक, एक मिनट मिस्टेक हो गया, वीडियो के इस वीडियो का PDF आप सभी को आंसर के साथ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में निम्नलिखित में से कौन चालू खाता की मंदे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या 12 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चालू खाता की मंदे हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है दृश्य मंदों का निर्यात, और दूसरा ऑप्शन है दृश्य मंदों का आयात। निर्यात और आयात दोनों में बहुत अंतर है। आप बताओ निर्यात और आयात में क्या अंतर है। जो भी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बता दिए मुझे इंस्टाग्राम पे बताना, कमेंट में नहीं बताना, कमेंट में आप सभी को कमेंट में जल्दी रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। आप सभी को इंस्टाग्राम पर रिप्लाई अवश्य मिलेगा, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप सभी मुझे वहां पर जाकर फॉलो कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन पूछना, उसके बाद आपको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन 11 नंबर में 12 नंबर में निम्नलिखित में से कौन चालू खाता की मंदे हैं, दृश्य मंदों का निर्यात या फिर दृश्य मंदों का आयात, ठीक है। निर्यात आयात में क्या अंतर है, आप सभी को इसका आंसर कमेंट में बॉक्स में यानी कि इंस्टाग्राम में बताना है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है पर्यटकों का व्यय, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, ठीक है। बताओ मेरे शेयर नहीं हो, 12 का राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चालू खाता की मंदे हैं, ठीक है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। अब बढ़ते हैं सभी 13 नंबर की क्वेश्चन करो, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखो, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखो मेरे प्रभु, ध्यानपूर्वक देखा करो, ठीक है। क्वेश्चन है 13 नंबर में विदेशी विनिमय दर डॉट डॉट द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है।
क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन का है विदेशी विनिमय दर डॉट द्वारा निर्धारित होता है, विश्व बैंक द्वारा या फिर देश की सरकार द्वारा या फिर मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा या फिर मोल जोल के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन क्या 13 नंबर में क्वेश्चन है विदेशी विनिमय दर डॉट द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है देश की सरकार द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है देश की सरकार द्वारा। ठीक है, आप सभी को समझ में आया यहाँ तक 13 नंबर तक का क्वेश्चन। आप एक मिनट 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा मांग और पूर्ति की शक्तियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है मांग और पूर्ति की शक्तियों। विदेशी विनिमय दर डॉट द्वारा निर्धारित होती है, विदेशी विनिमय दर मांग और पूर्तियों की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जब व्यापार संतुलन अनुकूलन होता है। ठीक है, जब व्यापार संतुलन अनुकूलन होता है तब सूत्र क्या होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है जब व्यापार संतुलन अनुकूलन होता है तब सूत्र होता है x बराबर m या फिर x इन्वर्टेड कोमा m या फिर x इन्वर्टेड कोमा उल्टा m या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मुझको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। क्वेश्चन 14 नंबर में जब व्यापार संतुलन अनुकूलन होता है तब सूत्र उसका क्या होगा। ठीक है, क्या होगा बताओ मुझे। ठीक है, जब व्यापार संतुलन अनुकूलन होता है तब सूत्र क्या होगा। ठीक है, बताओ 14 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी x इन्वर्टेड कोमा m। ठीक है, ये देखो इस तरह से जहां पर सिंबल दिखाई दे वहां पर टिक मारना। ठीक है, यहाँ पर x बराबर m भी है, x बराबर इन्वर्टेड कोमा उल्टा भी है। ठीक है, लेकिन आपको x इन्वर्टेड कोमा m में मारना है। ठीक है, जब व्यापार संतुलन अनुकूलन होता है तब सूत्र होता है x इन्वर्टेड कोमा m। ठीक है, अब देखो 15 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है दृश्य और अदृश्य मंदों का व्यापार संबंधित होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 15 नंबर में क्वेश्चन है दृश्य और अदृश्य मंदों का व्यापार संबंधित होता है। ठीक है, व्यापार संतुलन से या फिर भुगतान संतुलन से या फिर लाभ से या फिर आर्थिक संतुलन से। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है दृश्य और अदृश्य मंदों का व्यापार संबंधित होता है। ठीक है, बताओ 15 का राइट आंसर क्या होगा। मुझको पता नहीं है, आपसे बताओ उसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, मुझे पता है लेकिन आपको थोड़ा लेट से बताऊंगा ताकि आप सभी वीडियो में रुक सको। ठीक है, ताकि आप सभी कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर जवाब दे सको। ठीक है, क्वेश्चन है दृश्य और अदृश्य। ठीक है, दृश्य और अदृश्य मंदों का व्यापार संबंधित होता है। ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है भुगतान संतुलन से। ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भुगतान संतुलन से। ठीक है, मैं वीडियो के अंत में आप सभी को ऐसा बात बताऊंगा जिससे आप सभी इस तरह से अगर आप सभी आंसर लिख दिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर, अगर आप सभी फाइनल एग्जाम में भी और कल वाले वीडियो मतलब कल जो आप सभी का टेस्ट एग्जाम है इकोनॉमिक्स का, कल वाले वीडियो में भी अगर आप सभी इकोनॉमिक्स का ऐसा जवाब ऐसा आंसर आप सभी लिख दिए, मैं 100% लिख के देता हूं। जो कॉपी आप सभी का चेक करेगा, ठीक है, जो कॉपी का आप सभी का चेक करेगा उसमें अगर आप सभी को वो आंसर गलत होने के बावजूद भी अगर आप सभी को 2 नंबर नहीं दिया तो मेरा नाम आके कमेंट बॉक्स में बदल देना। ठीक है, समझ गए आप सभी। लेकिन वीडियो के अंत में बताऊंगा ताकि आप सभी वीडियो में जुड़े रहो। ठीक है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भुगतान संतुलन से। ठीक है, अब देखो 16 नंबर में क्या क्वेश्चन है। एकदम धीरे धीरे एक सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे हम सभी। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 16 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। खनन, निर्माण, संवाद वाहन या फिर पशुपालन। ठीक है, बता सकते हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, बताओ मेरे शेरनियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संवाद वाहन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है संवाद वाहन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। संवाद वाहन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अब देखो 17 नंबर में क्या क्वेश्चन है। एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम सभी मिल करके। ठीक है, समझो मैं आप सभी का फ्रेंड बोल रहा हूँ ना कि टीचर बोल रहा हूँ। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी का मन में डर नहीं रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन है 17 नंबर में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन होता है। ठीक है, ये लो, अगर आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे समझो आप सभी का 2 क्लास, समझो आप सभी 2 क्लास के बच्चे हो। ठीक है, अगर आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे तो समझो आप सभी 2 क्लास के बच्चे हो। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। ठीक है, कृषि, लघु उद्योग, खुदरा व्यापार या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कृषि। ठीक है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखो 18 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है महान मंदी किस वर्ष हुई। ठीक है, बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न फाइनल एग्जाम के लिए भी और कल वाले एग्जाम के लिए भी। ठीक है, महान मंदी किस वर्ष हुई, 1929 से 1930 तक या फिर 1934 से 1935 तक या फिर 1938 से 39 तक या फिर 1941 से 1942 तक। ठीक है, बता सकते हो इसका राइट आंसर। ठीक है, बता सकते हो इसका राइट आंसर। महान मंदी किस वर्ष हुई, महान मंदी 1929 से लेकर के कब तक हुई, 1929 से लेकर के 1930 ईस्वी तक हुई थी। ठीक है, महान मंदी किस वर्ष हुई, महान मंदी 1929 से 1930 ईस्वी तक हुई। ठीक है, इसका मतलब 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
अब देखो 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक मिनट 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है समग्र का अध्ययन निम्न में से किससे संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 19 नंबर में क्वेश्चन है समग्र का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, सूक्ष्म विशिष्ट अर्थशास्त्र से, या फिर व्यापक समिश्र अर्थशास्त्र से, या फिर कीमत सिद्धांत से, या फिर संसाधन मूल्य निर्धारण से। ठीक है, क्वेश्चन है समग्र का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, बताओ 19 का राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, समग्र का अध्ययन निम्न में से किससे संबंध है। ठीक है, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यापक समिश्र अर्थशास्त्र से। ठीक है, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यापक समिश्र अर्थशास्त्र है। ठीक है, देखो मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखा करो। ठीक है, नहीं तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा, अपना माँ बाप का भी नाम बदनाम करोगे और मेरा भी नाम बदनाम कर दोगे। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखो। ठीक है, अब देखो 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या 20 नंबर में देखो, आप बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन है संतुलन वह स्थिति है। ठीक है, संतुलन वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध, ठीक है, जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति ना हो। यह किसने कहा। ठीक है, यह किसने कहा, यह कथन किन का है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, क्वेश्चन है 20 नंबर में संतुलन वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति ना हो। यह किनका कथन है, हिग्स का या फिर स्टीगलर का। ठीक है, स्टीगलर का या फिर चैम्बरलिन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है चैम्बरलिन, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा स्टीगलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है स्टीगलर। ठीक है, संतुलन वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्धता प्रवृत्ति ना हो। यह किसका कथन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है स्टीगलर। ठीक है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्टीगलर हो जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देख लिए। अब देखो 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है। देखो 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 21 नंबर में अवसर लागत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या 21 नंबर में, 21 नंबर में क्वेश्चन है अवसर लागत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में अवसर लागत को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन समझ गए, नहीं समझे, फिर से बताता हूं। अवसर लागत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप देखो सबसे पहला ऑप्शन है वैकल्पिक लागत या हस्तांतरण लागत के नाम से, या फिर दूसरा ऑप्शन है हस्तांतरण और आय। ठीक है, हस्तांतरण आय मूल्य व विस्थापित लागत के नाम से, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। मुझे पता है आप सभी को किसी को मालूम नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, जिनको मालूम है कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, लेकिन चीटिंग मत करना, बिल्कुल सही बताना। ठीक है, क्वेश्चन है 21 नंबर में अवसर लागत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में इनका कोई भी राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, आपने बिल्कुल सही सुना, इन चारों ऑप्शनों में इनका कोई भी राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मेरी टीम ने एक बार सोचा आप सभी का क्यों ना टेस्ट लिया जाए। ठीक है, वैसे आप सभी टेस्ट ही दे रहे हो, ऐसा मत समझो आप सभी गलत काम बोल रहे हो। ठीक है, आप सभी वैसे टेस्ट आप सभी का चल रहा है, मान लो आप सभी अगर आप सभी कमेंट में सोचते हो मेरा कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। ठीक है, 21 का राइट आंसर क्या हो सकता है पता है, 21 का राइट आंसर इन चार ऑप्शनों में तो कोई नहीं होगा, लेकिन बताता हूं इसका 21 का राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप सभी भी सोचो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अवसर लागत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अवसर लागत को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अवसर लागत को किस नाम से जाना जाता है, अवसर लागत को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन चार ऑप्शन में लेकिन इनका कोई राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, अवसर लागत को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप सभी देख लेना, मैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दूंगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या 22 नंबर में क्वेश्चन है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा उसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम पे लिख दूंगा। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है, मूल्य निर्धारण, या फिर उत्पादन फलन, या फिर वितरण तथा उत्पादन के साधनों के प्रयोग में कुशलता, और या फिर उपयुक्त सभी। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन 22 नंबर में सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। ठीक है, 22 का राइट आंसर क्या होगा, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है मूल्य निर्धारण, उत्पादन फलन या वितरण तथा उत्पादन के साधनों का प्रयोग में कुशलता। ठीक है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखो 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है, यानी कि 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है माइक्रोस। ठीक है, माइक्रो नहीं बोल रहा है, माइक्रोस निम्नलिखित में से किससे संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 23 नंबर में क्वेश्चन है माइक्रोस निम्नलिखित में से किससे संबंध है। अरबी शब्द से, ग्रीक शब्द से, फारसी शब्द से, हिंदी शब्द से। बता सकते हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, माइक्रोस निम्नलिखित में से किससे संबंध है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्रीक शब्द से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्रीक शब्द से माइक्रोस संबंध है। ठीक है, समझ गए। अब देखो 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है 24 नंबर में निम्नलिखित में से कौन
पूर्ति वस्तु है। ठीक है, पूर्ति वस्तु क्या है इस आप सभी को बताना है। क्वेश्चन का 24 नंबर में निम्नलिखित में से कौन पूर्ति वस्तु है? विक्रय हेतु उपलब्ध स्टॉक। ठीक है, विक्रय हेतु उपलब्ध स्टॉक। और दूसरा ऑप्शन है भंडारण घर का कुल स्टॉक। देखो मैं आप सभी को एक्सप्लेन करके समझा सकता हूँ सारे क्वेश्चन के ऑप्शन को। ठीक है, लेकिन आप सभी का अगर मैं आप सभी को एक्सप्लेन करके सारे ऑप्शन को समझाऊँ ना तो वीडियो का लेंथ करीब 4-5 घंटा का हो जाएगा। ठीक है, 4-5 घंटा तक अवश्य हो जाएगा, लेकिन आप सभी बोलते हो आधे घंटा में। सर हम सभी क्लास में बोर होने लगते हैं, क्लास को छोटा कीजिए ना बुर्बक सब। ठीक है, बताओ 24 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, समझो निम्नलिखित में से कौन पूर्ति वस्तु है? ठीक है, विक्रय हेतु उपलब्ध स्टॉक। दूसरा ऑप्शन है भंडारण घर का कुल स्टॉक। और तीसरा ऑप्शन है विक्रय हेतु प्रति इकाई एवं निश्चित मूल्य पर प्रस्तुत की गई वस्तु की मात्रा। चौथा ऑप्शन है वस्तुओं का वास्तविक उत्पादन। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझो। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पूर्ति वस्तु है? ठीक है, 24 का राइट आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विक्रय हेतु प्रति इकाई एवं निश्चित मूल्य पर प्रस्तुत की गई वस्तु की मात्रा। ठीक है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप सभी? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब देखो 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखो। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखो। क्वेश्चन है 25 नंबर में निम्नलिखित में से कौन बजट में सम्मिलित होता है? ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में निम्नलिखित में कौन बजट में सम्मिलित होता है? ठीक है, राजस्व घाटा या फिर प्राथमिक घाटा या फिर राजकोषीय घाटा। चलो चौथा ऑप्शन भी हम सभी देख ही लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, चलो 25 नंबर का क्वेश्चन फिर से देखते हैं। क्वेश्चन है 25 नंबर में निम्नलिखित में कौन बजट में सम्मिलित होता है? ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बजट में सम्मिलित होता है? ठीक है, बता सकते हो 25 का राइट आंसर, बता सकते हो राजस्व घाटा भी हो जाएगा, प्राथमिक घाटा भी हो जाएगा, राजकोषीय घाटा भी हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 25 का राइट आंसर क्या हुआ? 25 का राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बजट में सम्मिलित होता है? राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा। ठीक है, इसका मतलब उपयुक्त एक मिनट ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, देखो चौथा ऑप्शन है ना उपयुक्त सभी। ठीक है, अब देखो 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? ठीक है, क्वेश्चन के 26 नंबर में क्वेश्चन है बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? ठीक है, यहाँ पे जो मैं VBI लिखता हूँ इसका मतलब समझते हो क्या होता है? मैं जो यहाँ पर VBI लिखता हूँ इसका मतलब होता है मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ पर MVBI लिखाई दे वहाँ पर मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर VBI दिखा दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन 26 नंबर में बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? ठीक है, ऋण देना या फिर जमा स्वीकार करना या फिर लॉकर सुविधा देना या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, लॉकर सुविधा देना। ठीक है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लॉकर सुविधा देना। ठीक है, अब देखो 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है? ठीक है, ध्यानपूर्वक देखो क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन 27 नंबर में निम्नलिखित में से किस कारण से उत्पादन संभावना वक्र की प्रकृति नतोदर होती है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 27 नंबर में निम्नलिखित में से किस कारण से उत्पादन संभावना वक्र की प्रकृति नतोदर होती है? अब देखो सबसे पहला ऑप्शन है स्थिर अवसर लागत से, और दूसरा ऑप्शन है वर्तमान अवसर लागत से, तीसरा ऑप्शन है ह्रासमान अवसर लागत से, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन 27 नंबर में निम्नलिखित में से किस कारण से उत्पादन संभावना वक्र की प्रकृति नतोदर होती है? ठीक है, अगर आप सभी को क्वेश्चन थोड़ा सा कट दिखाई दे मैं आप सभी को पढ़ के बता देता हूं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कारण से उत्पादन संभावना वक्र लिखा हुआ है, वो यहाँ नीचे में बुढ़वा का लाठी चीर दिया है। ठीक है, पेट चीर दिया है का वक्र की प्रकृति नतोदर होती है। ठीक है, आप सभी को एग्जाम में क्वेश्चन अगर मिलेगा तो आप सभी 100% पकड़ लोगे, इस यही क्वेश्चन बोला जा रहा था प्रीतम सर ने। ठीक है, 27 का राइट आंसर क्या हो सकता है? 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी वर्तमान अवसर लागत। ठीक है, 27 का राइट आंसर क्या होगा? 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी वर्तमान अवसर लागत। ठीक है, अब देखो 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है? धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सभी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 28 नंबर में विकासशील देशों में प्राय निम्नलिखित में से किस प्रकार के बजट को प्राथमिकता दी जाती है? ठीक है, क्वेश्चन के 28 नंबर में क्वेश्चन है विकासशील देशों में प्राय निम्नलिखित में से किस प्रकार के बजट को प्राथमिकता दी जाती है? संतुलित बजट को या फिर अतिरेक बजट को या फिर घाटे के बजट को या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन के 28 नंबर में क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखो। ठीक है, फिर से समझो क्वेश्चन 28 नंबर में विकासशील देशों में प्राय निम्नलिखित में से किस प्रकार के बजट को प्राथमिकता दी जाती है? ठीक है, 28 का राइट आंसर क्या होगा? 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी घाटे के बजट को। ठीक है, घाटे का यहाँ पर क्या लिखा गया लेकिन यहाँ पर घाटे के बजट को होगा। ठीक है, आप सभी को एग्जाम में अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी घाटे के बजट को। ठीक है, मैं आप सभी को समझाने के लिए ऐसा बोलता हूँ। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी घाटे के बजट को। ठीक है, अब देखो 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है मेरे शेरनियों? क्वेश्चन 29 नंबर में निम्नलिखित में से कौन गैर कर राजस्व है? ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में कौन गैर कर राजस्व है? जीएसटी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है उपहार और तीसरा ऑप्शन है लाभांश, चौथा ऑप्शन है सीमा शुल्क। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गैर कर राजस्व है? ठीक है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लाभांश। ठीक है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लाभांश हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 30 नंबर में क्या क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 30 नंबर में सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा शून्य होगा जब। ठीक है, ध्यानपूर्वक सोचो, यहाँ पर सोचो क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन है सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा शून्य होगा जब
राजकोषीय घाटा शून्य होगा, या फिर राजस्व घाटा शून्य होगा, या फिर राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर होगा। बताओ इन तीनों ऑप्शनों में इसका राइट आंसर है, लेकिन आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। ठीक है, सरकारी बजट में प्राथमिकता घाटा शून्य होगा कब कब हो सकता है? सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा कब शून्य हो सकता है? जब राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर होगा, तब सरकारी बजट में प्राथमिकता घाटा शून्य हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर होगा तब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ध्यानपूर्वक देख लो, क्योंकि कल वाले वीडियो में बोलते हैं, कल वाले वीडियो में यानी कि कल वाले टेस्ट एग्जाम में, यानी कि इकोनॉमिक्स टेस्ट एग्जाम में आप सभी को ये क्वेश्चन अवश्य देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या 31 नंबर में क्वेश्चन है, यदि एमपीसी बराबर 0.5 है कोमा, तो गुणांक के को होगा क्या होगा? ठीक है, यहाँ मतलब इस क्वेश्चन का मतलब है, यदि एमपीसी बराबर 0.5 है तो गुणांक के का मान क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर जैसे एमपीसी का मान 0.5 है तो के का मान क्या होगा? 0. मतलब 1 या फिर 0.1 या फिर 2 या फिर 0। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ठीक है, बताओ 32 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन का रहा है, यदि एमपीसी बराबर 0.5 तो गुणांक के का मान क्या होगा? ठीक है, बता सकते हो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 2। ठीक है, जितने भी बच्चे मैथ में तेज हो गए उस क्वेश्चन का राइट आंसर मालूम होगा। ठीक है, उसको इस क्वेश्चन का राइट आंसर मालूम होगा। ठीक है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2। ठीक है, अब देखो 32 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में पत्र मुद्रा में, ठीक है, पत्र मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य अधिकतर होता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या 32 नंबर में क्वेश्चन है, पत्र मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य अधिकतर होता है? ठीक है, बाजार मूल्य या फिर अंकित मूल्य या फिर आंतरिक मूल्य या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन क्या 32 नंबर में 32 नंबर में क्वेश्चन है, पत्र मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य अधिकतर होता है? ठीक है, 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अंकित मूल्य। ठीक है, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, पत्र मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य अधिकतर होता है? अंकित मूल्य अधिकतर होता है। ठीक है, अब देखो 33 नंबर में क्या क्वेश्चन है, यानी 33 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है नरहरि सिंह, ठीक है, नरसिंहम, यहाँ नरहरि नहीं लिखा हुआ है, नरसिंहम लिखा हुआ है। ठीक है, नरसिंहम आप सभी नाम सुने होंगे। नरसिंहम समिति का प्रतिवेदन किसके सुधार से संबंधित है? ठीक है, क्वेश्चन क्या 33 नंबर में क्वेश्चन है, नरसिंहम समिति का प्रतिवेदन किसके सुधार से संबंधित है? कारारोपण में सुधार से, या फिर प्रशासनिक सुधार में, या फिर व्यापारिक सुधार में, या फिर बैंकिंग सुधार में? ठीक है, बताओ 33 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, नरसिंहम समिति का प्रतिवेदन किसके सुधार से संबंधित है? ठीक है, 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी बैंकिंग सुधार से। ठीक है, 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी बैंकिंग सुधार से। ठीक है, अब बढ़ते हैं उसमें 34 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, यानी कि 34 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, आप सभी को कल वाले एग्जाम में 1 नंबर से लेकर के और 40 नंबर तक का क्वेश्चन अवश्य देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, मैं लिख के देता हूँ, एक अवश्य मिलेगा। आप सभी को उल्टा कर देखना और ध्यान पूर्वक देखना, क्वेश्चन को मिलाना, आप सभी को अवश्य मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन का 34 नंबर में इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? ठीक है, क्वेश्चन क्या 34 नंबर में क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? 1921 को, 1935 को, 1941 को, 1952 को? बता सकते हो इसका राइट आंसर, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? ठीक है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1921 को। ठीक है, इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1921 को। ठीक है, अब बढ़ते हैं 35 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? ठीक है, क्वेश्चन क्या 35 नंबर में क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? ठीक है, जिनको भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर मालूम नहीं है, समझो उसके गांव में, उसके गली में, उसके शहर में कोनो भी बैंक है ही नहीं। ना बड़ौदा बैंक है, ना SBI है, ना पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक है, समझो उसके गली में कोनो भी बैंक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है 35 नंबर में, भारत में केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत में केंद्रीय बैंकों से भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में केंद्रीय बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखो 36 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एकदम एक मिनट, मैंने आप को बताना, ये थोड़ा सा डेस्कटॉप के प्रॉब्लम से ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन आप को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मैं आप को कवर कराऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, मेरा डेस्कटॉप से आप को कुछ लेना देना नहीं है, आप को मुझसे और मेरे क्वेश्चन से लेना देना है। ठीक है, क्वेश्चन का 36 नंबर में निम्नलिखित में से कौन विश्व का प्राचीनतम केंद्रीय बैंक है? ठीक है, क्वेश्चन 36 नंबर में निम्नलिखित में से कौन विश्व का प्राचीनतम केंद्रीय बैंक है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड सबसे पहला ऑप्शन है, बैंक ऑफ इंग्लैंड। दूसरा ऑप्शन है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ USA, और दूसरा ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और चौथा ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारे बैंक के नाम है। ठीक है, ये जो सबसे पहला ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, ये इंग्लैंड में इंडिया लिखा हुआ है, इंग्लैंड लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लैंड का सबसे बड़ा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा ऑप्शन जो है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ USA। ठीक है, USA बहुत बड़ा देश है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, USA का सबसे फेमस बैंक है
फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएसए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन विश्व का प्राचीनतम केंद्रीय बैंक है? ठीक है, 36 का राइट आंसर ऑप्शन है बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, विश्व का प्राचीनतम केंद्रीय बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड है। ठीक है, पूरे विश्व का बोला जा रहा है। ठीक है, 36 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो 37 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 37 नंबर में बजट रेखा दर्शाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 37 नंबर में क्वेश्चन है बजट रेखा क्या दर्शाती है? मूल्य अनुपात, आय अनुपात, लागत अनुपात या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है बजट रेखा दर्शाती है। ठीक है, 37 का राइट आंसर ऑप्शन है मूल्य अनुपात को। ठीक है, बजट रेखा क्या दर्शाती है? बजट रेखा मूल्य अनुपात को दर्शाती है। ठीक है, अब देखो 38 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 38 नंबर में कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने से ज्ञात होता है। ठीक है, क्वेश्चन 38 नंबर में कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने से क्या ज्ञात होता है? निजी आय, व्यय योग निजी आय या फिर प्रति व्यक्ति आय या फिर शुद्ध उपभोग आय। ठीक है, क्वेश्चन 38 नंबर में कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने से ज्ञात क्या होता है? ठीक है, बता सकते हो 38 का राइट आंसर क्या होगा? 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने से प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। ठीक है, समझ गए? 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 39 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 39 नंबर में एक मिनट थोड़ा सा डेस्कटॉप प्रॉब्लम है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जोड़ी स्थापन वस्तुएं इंगित करती है? ठीक है, क्वेश्चन क्या 39 नंबर में बहुत ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन है कल वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है निम्न में कौन सी जोड़ी स्थापन वस्तुओं इंगित करती है? ठीक है, कलम और स्याही। ठीक है, कलम और स्याही मतलब कलम और इंक। दूसरा ऑप्शन है सेब और आलू। तीसरा ऑप्शन है चाय और कॉफी। चौथा ऑप्शन है कार और पेट्रोल। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी स्थापन वस्तुएं इंगित करती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है चाय और कॉफी। ठीक है, 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी चाय और कॉफी। ठीक है, अब देखो इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन होने का कारण मैं बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन 40 नंबर में निम्नलिखित में से कौन चक्रीय प्रभाव में सम्मिलित है? ठीक है, क्वेश्चन 40 नंबर में निम्नलिखित में से कौन चक्रीय प्रभाव में सम्मिलित है? ठीक है, मौद्रिक प्रभाव या फिर वास्तविक प्रभाव। चलो तीसरा ऑप्शन देखते हैं। एक मिनट, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, समझो यहाँ पर समझने वाली बात है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चक्रीय प्रभाव में सम्मिलित है? ठीक है, वैसे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौद्रिक प्रभाव भी हो जाएगा, वास्तविक प्रभाव भी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी ऑप्शन नंबर सी में ठीक मार देना। ठीक है, आप बताता हूँ आज के वीडियो में 40 क्वेश्चन को कवर क्यों किया हम सभी। ठीक है, देखो वीडियो का लेंथ करीब 30 मिनट से ऊपर हो गया होगा। ठीक है, मतलब सीधा सीधी मतलब है आधा घंटा का वीडियो हो चुका है। ठीक है, आप सभी बोलते हो सर 30 मिनट तक का वीडियो बहुत बड़ा वीडियो हो गया, आप सभी क्लास करते करते बोल जाते हैं। ठीक है, क्लास को भी छोटा करो। ठीक है, मैं लिख के देता हूँ आप सभी को कल वाले वीडियो में 50 क्वेश्चन को टिक मारने के लिए बोलेगा। ठीक है, वैसे मैं आप सभी को बता दूंगा टेलीग्राम में कुछ क्वेश्चन को और प्रमोट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आप सभी ये जो क्वेश्चन आप सभी 40 क्वेश्चन कवर किए हो, ये क्वेश्चन आप सभी को हर हाल में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हर हाल में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये मत समझो पेपर में नहीं बताया गया है तो इस क्वेश्चन का कोई मायना नहीं है। ठीक है, बहुत मायने है इस क्वेश्चन का। ठीक है, खैर जिसको समझने का होगा वो समझ लिया होगा क्वेश्चन, और जिसको नहीं समझने का होगा वो नहीं समझा होगा। ठीक है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन आप सभी कवर कराता हूँ जो बीबीआई क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तब तक आप सभी कल वाले एग्जाम के लिए बेहतर तरीके से पढ़ाई कर लो। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।